ओके सो एवरीवन, चैप्टर 10 वे ऑप्टिक्स के अंदर आज हमें देखना है लॉ ऑफ मालुस। ऑफ कोर्स साइंटिस्ट का नाम था। ये किसके बारे में है? दैट इज स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ मालुस, sketch a graph showing the dependency of intensity of transmitted light on the angle between the polarizer and analyzer। अब इन दोनों वर्ड को ध्यान से सुनिएगा और समझने का ट्राई करिएगा। कल मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल देने का ट्राई किया था कि अगर मान लो लाइट की इंटेंसिटी को मैं इस तरह से अगर शो करता हूँ, दैट लाइट इंटेंसिटी इन ऑल द डायरेक्शंस। अगर मान लो मैंने यहाँ पे ऐसा एक टूरमेलियन प्लेट, कल मैंने नाम दिया था, पर अगर ऐसा कोई विंडो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है तो यहाँ से सिर्फ इसके पैरेलल वाला मतलब वर्टिकल लाइन ही पास होगा। उसी के बाजू में अगर मान लो मैंने दूसरा एक ऐसा ही रखा और वो भी इसी के जैसा रखा तो ऑफ कोर्स वो लाइट यहाँ से यहाँ पे भी जाएगा। अब ध्यान से सुनिएगा, ये दो है, उसको अगर मैं कोई स्पेसिफिक एंगल पे अगर रोटेट करता जाऊं तो यहाँ पे जो लाइट का इंटेंसिटी पास हो रहा था वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। आई रिपीटेड अगेन, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ से ये जो अनपोलराइज्ड लाइट था वो अनपोलराइज्ड लाइट एक में से पास हुआ, तो जो गैप था ना उसमें से ये लाइट निकला, ऐसा समझिए। अब यहाँ पे भी ऐसा गैप था तो यहाँ से भी ये लाइट निकला, ऐसा समझिए। अब इन दोनों के बीच में धीरे 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 एंगल बढ़ाते बढ़ाते पहले इन दोनों के बीच में अभी एंगल क्या है? दोनों पैरेलल है इसलिए एंगल 0 है। अब बढ़ते 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 एंगल 90 हो गया। अब जैसे एंगल 90 हो गया तो यहाँ से जो लाइट यहाँ से पास हुआ और ये वाली वर्टिकल लाइन जब इसमें से पास होगी तो क्या कुछ लाइट पास होगी, हाँ या ना? आई रिपीट, क्या ये जो यहाँ पे अनपोलराइज लाइट है उसमें से पैरेलल लाइन, यानी ये जा रहा था इसमें से पास हुआ तो यहाँ से हमें ऐसी लाइट पास होते हुए दिखेगी। अब वही लाइट इसमें से भी पास करूँ तो मुझे वैसी लाइट दिखेगी। पर इस वाले को अगर मैं धीरे 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 रोटेट करता जाऊं और एकदम इससे इसको 90 डिग्री पे रख दूं तो क्या यहाँ से यहाँ पे कोई लाइट देखने को मिलेगा, हाँ या ना? क्या कहते हो जश, लाइट एक पास होगा छोटा कि सा नहीं होगा? स्क्वायर बच जाएगा ना। सॉरी, रिपीट करेंगे? एक छोटा स्क्वायर रहेगा जिसमें से लाइट आएगी। शायद। ओके, स्क्वायर या तो डॉट कहेंगे उसको। ओके, तो यहाँ पे हम ऐसा समझेंगे। अच्छा, अब ऐसा समझिए कि यहाँ से तो एकदम सभी डायरेक्शन का लाइट था, अनपोलराइज लाइट था। जैसे पहले वाले में से पास हुआ तो सिर्फ ये वाली लाइट पास हुई। यहाँ से ये परपेंडिकुलर था तो एकदम ऑलमोस्ट 0 इंटेंसिटी हो गया। तो इन दोनों के बीच में कौन सा एंगल था, कितना एंगल था? 90 डिग्री। कौन सी ऐसी वैल्यू है जहां पे 90 डिग्री पे 0 आंसर मिलता है? कॉस में। कॉस कॉस। में। और वही इसका यहाँ पे हिंट पॉइंट है। ओके, अब उसी चीज को यहाँ पे समझने का ट्राई करता है कि व्हेन अ प्लेन पोलराइज लाइट, प्लेन पोलराइज मतलब क्या, तो कि ये अनपोलराइज लाइट है। जब इसमें से मैंने पास किया तो सभी ऐसी 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 आगे बढ़ती गई, दैट इज कॉल्ड एज अ प्लेन पोलराइज लाइट इज सीन थ्रू अ एनालाइजर। हमने उसको एनालाइजर मतलब पहली बार उसने उस लाइट को एनालाइज किया, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज एनालाइजर। The intensity of transmitted light varies as the analyzer is rotated in its own plane, but the incident directions about the incident direction मतलब अगर आप उसको ऐसे रोटेट 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 करते जाएंगे तो उसके हिसाब से उसका इंटेंसिटी धीरे 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 चेंज होता जाएगा। When the beam of completely plane polarized light is a pass-through analyzer, the intensity I of the transmitted light varies directly as the square of cosine of angle theta। ये जो पूरा का पूरा वर्ड्स में लिखा हुआ है उसी को कहते हैं लॉ ऑफ मालुस। जनरली आप उसको इस फॉर्मूला से भी बता सकते हैं I इक्वल टू I0 cos स्क्वायर थीटा। इसको लेकर एक दो छोटे छोटे एमसीक्यू आ सकते हैं पर काम का क्वेश्चन है, उसको ध्यान से सुनिएगा, समझने का ट्राई करिएगा, काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये। When a beam of light, that's a completely plane polarized beam, is a pass through analyzer, the intensity I of a transmitted light varies directly as the square of cosine of angle of theta between the transmission direction of polarizer and analyzer।
वैसे यहाँ पे ये जो दो प्लेट है ना, इन दोनों प्लेट को कहा जाता है टूरमेलिन प्लेट। एक को आप पोलराइजर कह दो, एक को आप एनालाइजर कह दो। उन दोनों के बीच में जो एंगल फॉर्म होता है उसके हिसाब से पता चलेगा कि फाइनल इंटेंसिटी का लाइट कैसा बाहर निकलेगा। एंड डेफिनेटली जो इंटेंसिटी बाहर निकलता है वो डिपेंड करता है कि हमने इनिशियल इंटेंसिटी कितना दिया, एंड दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ दिस कोसाइन फंक्शन. So I equal to I0 cos square theta. It's a simply formula or a equation for Malus law. अब इसी चीज को यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में समझाया कुछ इस तरीके से। ओके, जो यहाँ पे मैंने अभी फिगर दिखाया था उसी फिगर को यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट में बताया है। इसी फिगर को दूसरे तरीके से बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा और समझने का ट्राई करिएगा कि अगर मान लो ये ऐसी हर एक डायरेक्शंस की लाइट थी जिसको हम कहते थे अनपोलराइज्ड लाइट, यहाँ पे इंसिडेंट किया और ये जो है उसको हमने कहते हैं टूरमेलिन प्लेट, और यहाँ पे ऐसा एक विंडो था तो यहाँ से लाइट पास हुआ और यहाँ से लाइट ऐसे बना। अब ध्यान से सुनिएगा। हाँ, अब मान लो इसके जैसा जो दूसरा प्लेट था उस दूसरे वाले प्लेट को मैंने थोड़ा सा हल्का सा ऐसा टिल्ट किया, मतलब थोड़ा सा बैंड किया। अब जैसे मैंने इसको बैंड किया, यहाँ से जो लाइट बाहर निकलेगा वो लाइट इससे पैरेलल जाएगा, मतलब वो लाइट इस डायरेक्शन में जाएगा। ओके, तो ये वाली लाइट इस डायरेक्शन में जाएगी। जो लाइट पहले ऐसे जा रही थी, यानी पहले वो लाइट इस डायरेक्शन में जा रही थी। सो नाउ अ लिटिल इंटरेस्टिंग पॉइंट कि पहले लाइन ऐसा था, अब ऐसा है, इसके बीच में बनेगा एंगल थीटा। तो ये एक्चुअल वाला था, इसने यहाँ पे थीटा बनाया, यानी ये जो ब्लैक वाली लाइन है वो बन जाएगा उसका कॉस थीटा वाला कंपोनेंट। मतलब हम कहते हैं ना जिसने बनाया थीटा वो बनता है कॉस थीटा। सो दिस इज द फर्स्ट वन, प्लेन ऑफ पोलराइजर, यानी यहाँ से पहली जो लाइट निकली, ओके, दैट इज कॉल्ड एज ए, उसने ये वर्टिकल लाइन दिया था, यानी ये वर्टिकल वाली लाइन, दैट इज कॉल्ड एज ए प्लेन ऑफ पोलराइजर। उसके बाद हमने इसको टिल्ट किया, यानी वो थोड़ा सा एनालाइजर उसको नाम दे दिया, वो थोड़ा सा टिल्ट किया, तो अब जो लाइट बाहर निकलेगा वो उसमें से थोड़ा सा उसके हिसाब से निकलता जाएगा। ओके, तो यहाँ पे तो डायरेक्ट उसने बता दिया कि दैट ए विल रिजॉल्व इन द टू कंपोनेंट। मैंने यहाँ पे दिखाने का ट्राई किया कि ये अनपोलराइज्ड लाइट होती, पहले वेले में से पास करते जिसको हमने नाम दिया पोलराइजर, वो पोलराइज होती जाती लाइट, यानी ये स्ट्रेट वाली लाइन आगे बढ़ती। ये दूसरा वाला है जिसका नाम एनालाइजर रख दिया। वैसे दोनों टूरमेलिन प्लेट ही है, पर एक को पोलराइजर और एक को एनालाइजर कहते हैं। अब धीरे धीरे जैसे जैसे इसके बीच में, मतलब ये वाला और ये वाला उसके बीच का एंगल, तो ये पहले वाला है, ये ब्लू वाली लाइन समझिए, इसमें से जो लाइट पास हुआ वो ब्लैक वाली लाइन समझिए, तो ब्लू और ब्लैक के बीच में थीटा जितना एंगल बना। तो अगर इसको मैं इंटेंसिटी या तो उसका एम्पलीट्यूड कहता, तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड का कॉस थीटा कंपोनेंट है वो बनता। और यहाँ से हमें इतने आइडिया से ये पता, मतलब इतने डिस्कशन से ये पता चलता है कि यहाँ पे cos थीटा कंपोनेंट है, दैट इज द ओनली रिस्पॉन्सिबल वैल्यू। तो यहाँ पे बताया, एज शोन इन दिस फिगर, सपोज द प्लेन ऑफ पोलराइजर एंड एनालाइजर आर इंक्लाइंड टू ईच अदर, एक दूसरे के बीच में कुछ एंगल फॉर्म किया। That is, I0 is considered the intensity and the amplitude of the plane polarized light transmitted by the polarizer. मतलब A को amplitude समझिए, I को आप intensity समझिए। Yes, anyone tell me the relation of intensity and amplitude? Intensity is proportional to square of amplitude. बस तो हो गया आपका काम खत्म। यहाँ पे intensity is directly proportional to square of amplitude होता है। तो यहाँ पे कहा cos theta which is a parallel, a sin theta which is a perpendicular, यहाँ पे parallel component responsible है, perpendicular component निकल जाएगा। So the component a cos theta transmitted by the analyzer, the intensity of light transmitted is proportional to square a cos theta, ताकि intensity is proportional to square of amplitude। उसके हिसाब से I equal to I0 cos square theta हमें मिल रहा है। अगर मान लो ये एंगल 0 हो जाएगा तो हमारा पूरा वैल्यू मैक्सिमम मिल सकता है।
सो हियर वेयर I0 इज इक्वल टू k² ऐसा भी आप कह सकते हैं। तो इस I0 का मतलब आप ऐसा रख सकते हैं कि जो आपने सबसे पहले लाइट इंसिडेंट किया हुआ है ऑफ कोर्स उसका इंटेंसिटी मैक्सिमम है। इट्स समथिंग लाइक दैट कि अगर आप सन के सामने ऐसे नेकेड आई आपने देखा, खुली आंखों से सन के सामने देखा, तो जो इंटेंसिटी है वो एक्चुअल इंटेंसिटी है। अब आपने अलग अलग कलर के ग्लासेस पहने, अगर आपने पोलराइड ग्लासेस पहने तो उसके हिसाब से उसका इंटेंसिटी धीरे 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 कम होता जाएगा। अच्छा, आप में से कभी किसी ने वो फोटोग्राफिक प्लेट जिसको थोड़े ओल्ड टाइम में नेगेटिव्स कहते थे, ऐसा देखा है कभी? ओके, हो सकता है आप तो फोटोग्राफ मोबाइल में ही खींचते हैं, पर शायद आपके पास डिजिटल कैमरा कैमरा। मशीन होती है। हाँ हाँ हाँ, डिजिटल कैमरा और डिजिटल कैमरा के पहले का जो एज यस। था उसको हम कहते थे रोल। ओके, और वो रोल्स में से ऐसी छोटी छोटी नेगेटिव्स होती थी, और उस नेगेटिव्स अगर कहीं पे मिल जाए अपने घर पे तो हम उसको ऐसे सनलाइट के सामने देख रखें ना तो अपने को पता चलता है। वी जस्ट ट्राई टू आइडेंटिफाई, ये देखो देखो ये कैसा लग रहा है। ओके, मतलब आप शायद वो लास्ट जनरेशन हो सकते हैं जिसने ये अगर देखी हो नेगेटिव्स तो। ओके, पिछले 4-5 साल से यही सेम डायलॉग ही मैं लगाता हूँ, पर धीरे धीरे लग रहा है कि अब आप में से कुछ कुछ जनरेशन ऐसी होती जाएगी, तो आप में से शायद किसी ने देखा हो नेगेटिव्स। आप इतने हैं इसमें से, देखिए किसी ने नेगेटिव्स देखी है? यस सर। ओके, एक दो दो तीन लोगों ने देखी हुई है, हाँ सबने सर, देखी? देखिए। देखी है, क्या बात है। चलो, मतलब अभी ये जनरेशन है उसमें से सबने देखी हुई है, ठीक है। तो वो जो नेगेटिव्स है, अब ध्यान से सुनिएगा इस बात को। जैसे आप मान लो एक ब्लैंक नेगेटिव है, जस्ट अ सिंपल फोटोग्राफिक प्लेट, उसके थ्रू अपने सनलाइट को देखा तो सनलाइट का इंटेंसिटी कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा, आप उसके थ्रू देखोगे तो। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। आपने एक नेगेटिव ऐसे रखा, आप सनलाइट को देख रहे हैं, आपने दूसरा एक नेगेटिव लिया और आपने उस नेगेटिव को उससे परपेंडिकुलर रखा, ऐसा हो तो दोनों नेगेटिव को एक दूसरे से ऐसे पैरेलल रखने का, सनलाइट को देखने का इंटेंसिटी कम होगा। और ऐसे करते 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 अगर आप उसने दोनों नेगेटिव्स को आपने एक दूसरे से परपेंडिकुलर जब रखा तो मे बी यू फाउंड इट कि वहां पे उसका ऑलमोस्ट इंटेंसिटी है वो 0 हो जाएगा। मतलब क्या? तो कि वो इतना डार्क हो जाएगा कि आपकी सनलाइट, अगर आप ट्राई करेंगे तो सनलाइट ऑलमोस्ट 0 इंटेंसिटी, मतलब एकदम डार्क। ऑफ कोर्स वो फोटोग्राफिक प्लेट काफी डार्क होती है। ओके, तो इट इज जस्ट लाइक ए ओपेक। ओके, समथिंग लाइक दैट कि सनलाइट तो कितनी स्ट्रांग होती है, पर अगर आप एक कार्डबोर्ड रखो आपके सामने, आंखों के सामने, और सनलाइट को देखो तो नहीं दिखती है सनलाइट, ताकि कार्डबोर्ड इज ए कम्प्लीटली ओपेक। ओके, नॉन ट्रांसपेरेंट। तो उसी तरह से ऐसी दो फोटोग्राफिक प्लेट एक दूसरे से अगर परपेंडिकुलर एंगल पर रखते हैं तो हमें वहां पे सनलाइट भी नहीं देखने को मिल सकता है। तो वही चीज़ यहाँ पे समझाने का फिर से ट्राई किया कि जो कुछ भी है वो थीटा की डिपेंडेंसी है, थीटा 0, थीटा 180, तो कॉस +or-1, तो इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलेगा, मतलब एक्चुअल जितना होता है उतना। पर अगर वो 90 डिग्री हो जाएगा, कॉस थीटा कॉस 90 0 होता है, तो टोटल इंटेंसिटी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ओके, मतलब एनालाइजर पोलराइजर दोनों एक दूसरे से पैरेलल तो इंटेंसिटी अच्छा, अगर वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर तो इंटेंसिटी 0। सिंपल सी बात। और यहाँ पे व्हेन अ बीम ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट ऑन द पोलराइजर, वैसे ये जो कॉन्सेप्ट है ना उसको मैं थोड़ा सा एक और पुरानी बात याद दिलाना चाहूँगा। किसी का स्क्वायर का वैल्यू हाफ होता है, ऐसा कुछ हमने पढ़ा था। किसी की स्क्वायर की वैल्यू का एवरेज, ऐसा कुछ हमने पढ़ा था। cos चलो, स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा हाँ, कहाँ पढ़ा था ऐसा? AC में। हाँ हाँ, तो वही चीज़ वो यहाँ पे थोड़े अलग तरीके से बताते हैं। ओके, सो दिस इज द वे ऑफ राइटिंग I0 cos स्क्वायर थीटा, और उसकी एवरेज वैल्यू वो लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे लिखने का एक तरीका बताया है, cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं 1 + cos 2 थीटा बाई 2 एवरेज वैल्यू, और उसमें से हमें पता है cos थीटा का फॉर 1 पीरियडिक वैल्यू क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। ओके,
और यहाँ पे सिर्फ बचता है 1, तो I0/2। तो हम इतना डिटेल में ना जाए और सिंपल सी बात सोचे कि एवरेज वैल्यू फॉर ए कॉस स्क्वायर फॉर 1 पीरियोडिक साइकिल वो हाफ हो जाता है। तो यहाँ पे आप ऐसा कह सकते हैं कि जो भी लाइट हम देखेंगे वो ऑलमोस्ट, जब भी लाइट उसमें से पास होगा तो ऑलमोस्ट इंटेंसिटी हाफ हो जाएगा। ओके, मतलब जो भी लाइट इंसिडेंट करे वो जब भी एनालाइजर से पास हो तो हमें उसका एवरेज वैल्यू मिलता है। तो फर्स्ट टाइम भी जब वो पास होता है तो ऑलरेडी वो हाफ ही हो जाता है। उसको लेकर ये ग्राफ दिया है, जस्ट कंसिडर एज ए सिंपल इंफॉर्मेशन, शायद आपको कहीं पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम में आए। इंटेंसिटी वर्सेस एंगल का ग्राफ, 0 एंगल पे मैक्सिमम इंटेंसिटी, 90 पे 0, 180 पे फिर से मैक्सिमम, ताकि कॉस स्क्वायर ही करना है, 270 0, 360 मैक्सिमम, और ये चलता रहेगा। तो इंटेंसिटी यहाँ पे बताया 0 पे और 180 पे मैक्सिमम, ओके 90 270 पे 0 0 रहेगा। सो ग्राफ अच्छा है, प्रिपेयर करना चाहो कॉम्पिटिटिव के लिए तो आपकी हेल्प हो सकती है अच्छी तरह से। अब यहाँ पे आता है दूसरा क्वेश्चन, जिसमें जस्ट एज ए इंफॉर्मेशन आपको लेनी है। विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम एक्सप्लेन द प्लेन ऑफ वाइब्रेशन एंड प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। नाम से ही पता चल जाएगा ऐसा कोई प्लेन जिस प्लेन के अंदर पार्टिकल वाइब्रेट करता है, और ऐसा कोई प्लेन जिसके अंदर उसका पोलराइजेशन है वो हो रहा है। आई रिपीट, जब भी आपके पास अनपोलराइज लाइट है, फॉर एग्जाम्पल हमने कोई एक प्लेन इमेजिन किया जिस प्लेन के अंदर लाइट का या तो पार्टिकल का वाइब्रेशन हो रहा है। ओके, तो वाइब्रेशन दो तरह के हो सकते हैं, अप डाउन, टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ। तो जैसे जो भी लाइट है, ओके, तो सनलाइट इट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, हमारा बॉडी उसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रिस्पॉन्ड करता है। कोई भी मटेरियल पार्टिकल से बनाए हुआ है। वैसे आप थोड़ा सा अगर हल्का सा भी थोड़ा एक्स्ट्रा सोचते हैं तो हमने ऐसा पढ़ा था कि बेसिकली फिजिक्स कुछ कुछ क्वेश्चंस को अभी भी ढूंढ रहा है कि ये यूनिवर्स कैसे बना, ये यूनिवर्स का एग्जिस्टेंस कैसे हुआ, मतलब कहाँ से ये स्टार्ट हुआ। जैसे वो एक अकबर बिरबल वाली बात थी ना कि पहले अंडा या पहले मुर्गी, पहले कौन आया होगा, अंडा आया होगा या मुर्गी आई होगी। अगर कोई कहता है अंडा, तो अंडा तो मुर्गी देती है। ओके, स्पेसिफिकली मुर्गी बोला, मुर्गा तो बोला नहीं है। ओके, ताकि अंडे है वो मुर्गी देती है, मुर्गा तो देता नहीं है। ओके, सो द पॉइंट इज दैट कि यहाँ पे भी उसी चीज को समझाने का ट्राई किया कि जब भी कोई लाइट पास होता है और एक स्पेसिफिक प्लेन के अंदर उसका वाइब्रेशन देखने को मिलता है। आप डेफिनेशंस देखेंगे ना तो यू ऑल्सो फाइंड इट कि अच्छा, the plane containing the direction of vibration and direction of wave propagation is called plane of vibration। मतलब जिस प्लेन के अंदर वाइब्रेशन होता हो वेव का उसको कहते हैं प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, जिसके अंदर उसका पोलराइजेशन होता है उसको कहा जाता है प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। वेरी सिंपल बात। सो व्हेन द ऑर्डिनरी लाइट इज, ऑर्डिनरी लाइट का मतलब यहाँ पे लेना है अनपोलराइज्ड लाइट। आपके घर के अंदर ट्यूबलाइट या तो बल्ब जो कुछ भी है वो सभी लाइट अनपोलराइज्ड लाइट है। मतलब क्या हमने ऐसा ऑब्जर्व किया कि दैट लाइट इज स्कैटर्ड इन ऑल द डायरेक्शंस लाइक ए सनलाइट, वो हर एक डायरेक्शन में स्कैटर्ड है, इसलिए उसको हम कहते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। नाउ जस्ट इमेजिन दैट कि आपने उसी ट्यूबलाइट के सामने एक कार्ड पेपर रखा होता, कार्ड पेपर के अंदर आपने एक छोटी सी लाइन बनाई होती है, मतलब कट करके, और उसी के थ्रू अगर आप कोई इमेजिनेशन मतलब कुछ रिफ्लेक्शन देखते, तो लाइट, यहाँ पे कोई कार्ड पेपर, इसके ऊपर लाइट आया जो लाइट हर एक डायरेक्शन का था। अब ये कार्ड पेपर है, यहाँ पे बीच में हमने एक छेद बनाया, लाइन बनाई हुई है कट करके। तो यहाँ पे आपको इमेज कैसा देखने को मिलेगा? स्ट्रिप्स दिखेंगे। स्ट्रिप्स दिखेंगी। अगर मान लो मैं इसको थोड़ा सा धीरे 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 ऐसा वर्टिकल करता जाऊँ तो वो कैसा दिखेगा? इमेज जो है वो भी तो वर्टिकल होता जाएगा ना।
अब मान लिए कि ऐसा मैंने दो प्लेन लिए, दो ऐसे कार्डबोर्ड लिए, एक को ऐसे रखा और दूसरे को ऐसे रखा, दोनों में वर्टिकल लाइन खींची हुई है, मतलब कट किया हुआ है, एक ही लाइन अगर मैंने मान लो मैंने बनाई है, तो एज ए इमेज आपको क्या देखने को मिलेगा? पॉइंट। पॉइंट देखने को मिलेगा, सिंपल सी बात है। तो वही चीज वो यहाँ पे समझाने का ट्राई करते हैं। The light is a plane polarized and the vibration of electric field vector take place just in one direction and perpendicular to the direction of propagation of light. मतलब जहां से लाइट प्रोपेगेट होता है उसी के परपेंडिकुलर उसका वाइब्रेशन होता रहता है। बहुत सिंपल सी बात है। अगर आपको लाइट वेव के बारे में याद हो तो वैसे दो टाइप के वेव होते हैं, एक होता है ट्रांसवर्स और एक होता है लॉन्जिट्यूडनल। ट्रांसवर्स वेव्स याद होगा, वेव प्रोपेगेशन एंड ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर, याद है ऐसा कुछ कुछ? वही चीज देखो, अभी एक छोटा सा फिगर ड्रॉ किया था, अनपोलराइज लाइट, वही अनपोलराइज लाइट आगे बढ़ रहा था, यहाँ पे एक टूरमेलिन प्लेट रखा तो इससे पैरेलल वाली लाइट आगे बढ़ेगी। तो ये जो लाइट जिस प्लेन के अंदर रखा है उसको कहा जाता है प्लेन पोलराइज लाइट, और इस प्लेन का नाम दिया जाता है प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। तो जिस प्लेन के अंदर लाइट का ऑसिलेशंस होता रहता हो, तो देखिए यहाँ पे अगर इस फिगर को थोड़ा और बड़ा करके दिखाऊं तो क्या आपको दो प्लेन दिख रहा है? ऑब्जर्व, ट्राई टू ऑब्जर्व केयरफुली, ओके, ध्यान से देखने का ट्राई करिए। यहाँ पे ये एक वर्टिकल वाला है, ये वर्टिकल प्लेन आपको दिख रहा हो, और उस वर्टिकल प्लेन के अंदर ये जो है ना लाइंस ऐसी जा रही है, तो उसको नाम दिया है प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। और ये जो हॉरिजॉन्टल जैसा प्लेन है उस हॉरिजॉन्टल वाले सॉरी हाँ ओके, तो यहाँ पे मुझे थोड़ी सी, ताकि ये दोनों ही एरो एक ही जगह पे जा रहा है, पर एक्चुअल में वो ऐसा कहना चाहते हैं प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, मतलब एक्चुअल में जिस प्लेन के अंदर आपको पोलराइज लाइट दिखती है दैट्स वर्टिकल वन, ओके, तो यहाँ पे कहा जाता है प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। यू कैन सी दैट the light wave is propagating along x axis, मतलब इस डायरेक्शन में अगर हम लाइट वेव को पास करता हुआ समझे, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर वाइब्रेट्स पैरेलल टू द y एक्सिस, ऐसे वाइब्रेट करेगा ना y एक्सिस में, दैट इज कॉल्ड। सो देन द ABCD यानी ABCD वर्टिकल वाला प्लेन जहां पे वो वाइब्रेशंस देता है, एंड द XY प्लेन इज कॉल्ड एज अ प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, जिसके अंदर उसका वाइब्रेशन होता रहता है। The plane passing through the direction of wave propagation and perpendicular to the plane of vibration, मतलब ये वाइब्रेशन इस प्लेन के अंदर होता रहता है। So this plane, okay, so that plane is called plane of polarization. Okay, so this is the simple thing. Okay, तो अब यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट है, पहला वाला था मालूस लॉ, दैट इज I इक्वल टू I0 cos स्क्वायर थीटा। नाउ इट इज अबाउट ब्रूस्टर्स लॉ, और उसके लिए भी बहुत 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 ही सिंपल सा आपको लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन आना चाहिए। क्या है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन? स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ, म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, उसी का थोड़ा बहुत यूज करना है। पर अगर आप क्वेश्चन देखो तो इसमें लिखा है एक्सप्लेन पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। तो अब यहाँ पे बहुत एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना बनती है कि यहाँ पे अनपोलराइज लाइट इंसिडेंट करने से कुछ कुछ पार्ट का रिफ्लेक्शन होता है और कुछ कुछ पार्ट का रिफ्रैक्शन होता है। एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको नोटिस करवा दूँ कि अगर मान लो मुझे अनपोलराइज लाइट दिखानी हो तो ये तो एक तरीका है ही अनपोलराइज लाइट को दिखाने का। दूसरा तरीका यहाँ पे दिखाया है कि अगर आप ऐसे दिखा दो जहां पे ऐसी लाइंस भी हो और डॉट्स भी साथ साथ हो तो उसको भी अनपोलराइज लाइट कहा जाता है। दूसरा ये जो है मतलब अनपोलराइज यानी मिक्स्ड लाइट। अब यहाँ पे आप देखोगे ना तो यहाँ पे लिखा है रिफ्लेक्टेड लाइट पोलराइज्ड, मतलब यहाँ पे आप देखो सिर्फ आपको डॉट 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 दिखाया है, पर यहाँ पे जो रिफ्रैक्शन होगा वहाँ पे फिर से लाइन भी है और डॉट भी है।
तो रिफ्लेक्टेड लाइट सिर्फ पोलराइज लाइट होगा, जबकि रिफ्रैक्टेड लाइट अनपोलराइज लाइट होगा। और इसी बात को समझने का ट्राई करिएगा। ओके, तो ये बहुत ही काम की फिनोमिना होती है। अनपोलराइज यानी तो कि जिसका इंटेंसिटी हर एक डायरेक्शन में स्प्रेड किया गया है या तो स्प्रेड हो रहा है, बट जब उसका रिफ्लेक्शन होता है एक स्पेसिफिक एंगल पे, तो वहां पे आपको पोलराइज लाइट का रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है, और रिफ्रैक्शन जो है उसके अंदर मिक्स्ड यानी अनपोलराइज लाइट ही होती है। अब इसी बात को यहाँ पे समझने का आपको ट्राई करना है कुछ इस तरह से। ओके, so first of all here it's given the extent of a polarization depends on the angle of incidence। पोलराइजेशन कैसा होगा वो डेफिनेटली इसके ऊपर डिपेंड करता है, जिसको कहते हैं एंगल ऑफ पोलराइजेशन। फॉर दिस पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब ऐसा कोई ही एक एंगल होगा जहां पे ऐसा कुछ बनेगा। The reflected light is found to be completely polarized with its vibration perpendicular to the plane of incidence। यहाँ पे एक एक लाइन को ध्यान से आपको सुनना पड़ता है। ओके, कि यहाँ पे जो भी एक स्पेसिफिक एंगल होगा जहाँ पे लाइट को इंसिडेंट किया जाता है, जहाँ पे रिफ्लेक्टेड लाइट कंप्लीटली पोलराइज्ड होता है, और वो रिफ्रैक्टेड लाइट के साथ परपेंडिकुलर एंगल बनाता है। आई रिपीट, रिफ्लेक्टेड लाइट और रिफ्रैक्टेड लाइट, ओके, वो दोनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर एंगल है वो बनाएगी। ओके, तो ये हर एक एंगल के साथ पॉसिबल नहीं होगा। यहाँ पे आईपी दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ पोलराइजेशन, वो ऐसा कुछ होना चाहिए जिस वजह से हमें ऐसे फिनोमेना देखने को मिले। दूसरा, अब यहाँ पे आपका थोड़ा सा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों ही अच्छे होने चाहिए, ध्यान से सुनिएगा। ओके, बहुत बेसिक सी बात है, आपको याद होगा म्यू इज इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर, ऐसा कुछ कुछ याद होगा। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंट, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, याद होगा ये भी आपको। यहाँ पे रिफ्लेक्टेड लाइट ने 90 डिग्री बनाया हुआ है, तो ये एंगल और ये एंगल तो डेफिनेटली सेम ही होंगे, ताकि ये और ये एंगल, एक इंसिडेंट एक रिफ्लेक्टेड है, वो तो सेम ही है, अपने को पता ही है। और यहाँ पे समझना, ध्यान ये देना है आपको कि जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, ओके, कि ये टोटल एंगल जो है वो 180 डिग्री का है। उस 180 डिग्री में से ये 90 डिग्री हो गया। अब ये और ये एंगल दोनों मिलकर भी 90 डिग्री का एंगल बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे ऐसा समझाया, बहुत सिंपल तरीके से समझाया, that IP is a polarizing angle of incidence and RP the corresponding angle of refraction। तो angle of refraction और angle of incidence that makes a 90 degree। ऐसा कैसे? तो कि हमने ऐसा समझा था, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी सेम, यानी ये जो एंगल बनेगा वही आईपी एंगल, या तो जो आईपी है वही ये एंगल बनेगा। तो आईपी और आरपी का एडिशन 90 डिग्री होगा, पहला पॉइंट। इसके हिसाब से आरपी को सब्जेक्ट बना दो, तो 90 माइनस आईपी ऐसा हो जाएगा। तो क्या, हाँ, तो बस वही किस्सा यहाँ पे आएगा कि यहाँ पे मैं साइन आईपी ले लूँ और यहाँ पे साइन आरपी, यानी आरपी की जगह पे मैं 90 माइनस आईपी ले लूँ। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन 90 माइनस cos थीटा, साइन बाय कॉस क्या बनेगा? tan थीटा। टेन थीटा। तो यहाँ पे म्यू इज इक्वल्स टू टेन आई पी, यानी क्या? तो कि कोई भी मटेरियल में जब हम ऐसा देखते हैं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मटेरियल इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ पोलराइजेशन। जो एंगल ऑफ पोलराइजेशन है उसका tan का वैल्यू ले लो, वो म्यू जितना यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के जितना बनेगा। या तो हमें ग्लास का या तो कोई भी मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो पता ही होता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें पता है, तो दैट इज इक्वल टू tan थीटा। तो मुझे ये थीटा मिल जाएगा
कि ग्लास पे अगर मुझे ऐसा कुछ करना हो तो क्या होगा, कोई दूसरा मटेरियल लूँ तो क्या होगा, तो मुझे वहाँ से एंगल ऑफ पोलराइजेशन मतलब इंसिडेंट एंगल जो है वो मिल सकता है। तो ये जो ब्रूस्टर लॉ है उसका बेसिक फंडा ये था कि म्यू इज इक्वल टू tan IP बने। ओके, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच a beam of unpolarized light falling on a transparent surface, ये unpolarized light था, यहाँ से रिफ्लेक्टेड हुआ पोलराइज्ड, रिफ्रैक्टेड हुआ फिर से डॉट और लाइन दोनों थी, मतलब वो अनपोलराइज्ड लाइट था। तो यहाँ से पता चलता था that found the polarizing angle, the reflected and transmitted rays are perpendicular to each other. ओके, तो ये वाला और ये वाला एक दूसरे से परपेंडिकुलर बनेगा और उसके हिसाब से पूरी की पूरी छोटी सी ही सही पर ये पूरी कैलकुलेशंस यहाँ पे बताई। So this relation that is known as Brewster's law. So tangent of the polarizing angle of incidence of a transparent medium is equal to refractive index. तो ये informations आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद just again some informations जो मैंने already आपको बता दिया। Unpolarized light has a both type, परपेंडिकुलर एंड अदर पैरेलल, मतलब वो जो डॉट और लाइन दिखाया था ना, तो डॉट को परपेंडिकुलर समझिए। क्यों ऐसा, तो कि अगर मान लो मैंने ऐसे कहा ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, पर ये लाइन और इसको अगर आप परपेंडिकुलर देखो ना तो सामने की साइड से आपको सिर्फ उसका डॉट दिखता है। पैरेलल 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 हो तो आपको ऐसी लाइन से दिखती है। तो ये एक सिर्फ अनपोलराइज्ड लाइट को दिखाने का तरीका है। रिफ्लेक्शन में डॉट 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 ही जाएगा, मतलब जो परपेंडिकुलर लाइन होगी वही वहां से रिफ्लेक्शन होके वापस मिलेगा। पर रिफ्रैक्शन के अंदर आपको सभी लाइट मतलब पूरा का पूरा अनपोलराइज्ड लाइट देखने को मिलेगा। एंड देन आफ्टर यहाँ पे आता है उसी की वजह से होने वाला स्कैटरिंग। किसी को याद है स्कैटरिंग वर्ड का मतलब क्या होता है? स्कैटरिंग मतलब क्या होता है? दूर दूर हो जाना। या स्कैटरिंग माने स्प्रेड हो जाना। यहाँ पे एक ऐसा छोटा सा क्वेश्चन है, अगर कहीं आपने सुना हो तो, व्हाई स्काई इज ब्लू? सुना है ऐसा कुछ, व्हाई स्काई इज ब्लू? या तो सनराइज और सनसेट के टाइम पे स्काई क्यों ऑरेंजिश या तो रेडिश दिखता है, ऐसा कुछ? यस सर। मतलब रीजन पता है कि सिर्फ सुना है, ऐसा पता है कि देखा है? हाँ शाम ब्लू को। लाइट सबसे ज्यादा स्कैटर होती है। हाँ ओके, बाकी तो कोई कहेगा कि हाँ शाम को देखा था स्काई है वो रेडिश होता है, तो वो तो सबने देखा है। ओके, हम तो यहाँ पे रीजन की बात करते हैं। तो स्कैटरिंग होना, अच्छा तो वहां पे वो रेड कलर की लाइट है तो ब्लू कलर की लाइट आई कहाँ से? व्हाइट लाइट में सारी होगी। व्हाइट लाइट के अंदर सभी सभी लाइट होती है। तो जब सनलाइट सन से निकलकर अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर होती है तो अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर कुछ पार्टिकल्स होते हैं और उस पार्टिकल की वजह से वो लाइट स्कैटर्ड होती है, और वो यहाँ पे समझना है थोड़े अलग तरीके से। So here they mention, if we look at the blue portion of the sky through a Polaroid and rotate the Polaroid, the transmitted light shows a rise and fall of intensity. अगर आप में से किसी के पास पोलरॉइड ग्लासेस हो तो उस पोलरॉइड ग्लासेस को क्या करने का, आपको मोबाइल का स्क्रीन जो होता है ना उसको ऑन करने का। मान लीजिए मोबाइल का स्क्रीन है और ये पोलरॉइड ग्लासेस है, तो आपको उसके थ्रू देखने का और इस ग्लासेस को ऐसे रोटेट करने का। जब आप इसको ऐसे रोटेट करोगे ना, यू फाइंड इट कि जो आपका मोबाइल का स्क्रीन है वहाँ पे आपको थोड़ा चेंज देखने को मिलेगा। मतलब जो व्हाइट लाइट का अगर बैकग्राउंड है तो जैसे आप रोटेट करेंगे तो आपको अलग अलग कलर उसके अंदर देखने को मिलेगा, एंड दैट शोज कि उसकी इंटेंसिटी में थोड़ा बहुत वेरिएशन हो रहा है। So this shows that the light from the blue portion of the sky is a plane polarized, और इस वजह से हमें sky ज्यादातर blue दिखता है। लिखा है the sunlight gets scattered in the direction is changed when it encounters the molecules of the earth atmosphere। मतलब क्या,
अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर जैसे सनलाइट एंटर होता है तो वहाँ पे ब्लू कलर जो है उसका पोलराइजेशन ज़्यादा हुआ या तो उसका स्कैटरिंग ज़्यादा हुआ, इस वजह से हमें ये लाइट देखने को मिलता है। तो यहाँ पे बताया था इंसिडेंट सनलाइट, तो आप देखिए यहाँ पे सनलाइट और लाइन डॉट लाइन दैट्स कॉल्ड एज अनपोलराइज्ड लाइट। अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर आया मतलब नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है, ओके, एंड दिस इज ए स्कैटर्ड लाइट और वो पोलराइज्ड लाइट है। तो जनरली आपको शायद ये भी पता होगा, शायद ये पता है जब भी आप सनलाइट देख रहे हो या तो सनराइज हो रहा है वो देख रहे हो, तो एक्चुअल में जो सनराइज का टाइम है उससे वो लेट देखने को मिलता है, जल्दी देखने को मिलता है, या वो कह नहीं सकते। ऐसा भी एक रीजन जल्दी शायद देखने को 10th स्टैंडर्ड में शायद आता था। जल्दी देखने को मिलता है। सनराइज सर जल्दी देखने को, और हाँ सर, मतलब सनराइज हो रहा है उससे पहले हमें दिख जाता है ऐसा? यस सर। 2 मिनट पहले सर। 2 मिनट अर्लियर और 2 मिनट लेटर? सनराइज अर्ली और सनसेट लेटर। हाँ, मतलब सनसेट हो जाने के बावजूद या तो सनसेट हो गया है उसके 2 मिनट तक हमें सनसेट हो रहा है ऐसा दिख सकता है। ओके, तो जैसे वो इनसे इंफॉर्मेशंस पढ़ा था वही चीज़ यहाँ पे भी आपको एज ए इंफॉर्मेशंस पढ़ाई गई है। ओके, और ट्राई ये करना है, वहाँ पे जो फिगर दिया था वैसे पूछा, वैसे तो पूरा पोर्शन डिलीटेड है, फिर भी यहाँ पे उसी चीज़ के ऊपर थोड़ा सा फोकस किया गया है। द डॉट शोज अ वाइब्रेशन परपेंडिकुलर। फिर से मैं बता दूं, डॉट यहाँ पे परपेंडिकुलर लिया गया है ताकि अगर हम ऐसा बताए कि ये लाइन से ये परपेंडिकुलर है, तो आपको दिख रहा है कि ये फिंगर और ये पेन एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, पर वो तो आप सामने वाले पोर्शन से देखोगे तो आपको सिर्फ इसका डॉट दिखेगा, पर अगर आप ऐसे हॉरिजॉन्टल ऐसे देखोगे तो पता चलेगा कि हाँ ये वाला और ये वाला एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। पर अगर आपने जब ऐसे देखा तो ये ब्लैक वाला है, सिर्फ आपको क्या दिखेगा? डॉट। So this is about perpendicular, and when you just think about this one, it is considered a parallel. So the perpendicular to the plane of parallel and double arrow shows a vibration in the plane of paper. So the electrons in the molecule begin to vibrate in both these directions. Oscillations हो रहा है, plane of vibrations, और जहाँ पे आपको देखने को मिलता है उसको कहते हैं plane of polarization. अब उसी के साथ साथ यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट दिया गया है जिसको कहते हैं polarization by double refraction, and it's called as the optic axis and principal section of a doubly refracting crystal. कल हमने एक स्पेसिफिक टाइप के ग्लू का जिक्र किया था। यस, एनीवन रिमेंबर इट? कि अगर आप उसको एक अलग तरीके से देखो तो देखिए अब यहाँ पे जो दिया गया है दैट्स अ पोलराइजेशन बाय डबल रिफ्रैक्शन, यानी यहाँ पे 2 बार रिफ्रैक्शन होगा। कल हमने ऐसा एक पॉइंट पढ़ा था जहाँ पे अलग टाइप के कैल्साइट को, ओके, निकल प्रिज्म हमने एक पढ़ा था, और वहाँ पे ऐसा कहा था कि एक स्पेसिफिक ग्लू के साथ उसको जॉइंट किया जाता है जिसका नाम था कनाडा बाल्सम। ओके, वो भी हमने कल पढ़ा था। तो यहाँ पे ऐसा समझाया गया कि ये जो कॉन्सेप्ट है जहाँ पे 2 अलग अलग टाइप के रिफ्रैक्शन होते हैं, तो देखिए यहाँ पे ये जो इंसिडेंट लाइट है ना उसके अंदर आपको देखने को मिल सकता है लाइन भी और डॉट भी। जैसे ही वो यहाँ से निकला, यहाँ पे इस वाले में लाइन 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 पास हुआ और यहाँ पे डॉट 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 पास हुआ। ओके, यहाँ पे इसको कहते हैं ई रे और इसको कहते हैं ओ रे। ओके, ई का मतलब है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे और ओ का मतलब है ऑर्डिनरी रे। अब जिसका नाम है ऑर्डिनरी रे, तो जैसे कोई भी लाइट का ऑर्डिनरी रिफ्रैक्शन होता है वैसे वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो उसका पाथ चेंज होगा। मतलब ऐसा समझना है कि इंसिडेंट राइट था, जैसे यहाँ से यहाँ गया उसका थोड़ा सा पाथ चेंज हुआ, जैसे ये मीडियम से बाहर निकला फिर से उसका पाथ चेंज हुआ। पर ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे कुछ इस टाइप के है
कि इंसिडेंट लाइट आपने पास किया तो वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट गया, मतलब उसमें हमें कोई ज़्यादा रेज का बेंडिंग जो है वो देखने को नहीं मिला। वो इस पूरे क्वेश्चन का बेसिक फंडा है। ऑर्डिनरी रे रिफ्रैक्शन के जो ऑर्डिनरी रूल है उसको फॉलो करेगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे जो है वो रिफ्रैक्शन के सिंपल से मतलब जो ऑर्डिनरी रूल है उसको फॉलो नहीं करेगा। So when unpolarized ray passes through a certain crystals like the quartz or a calcite, वैसे यहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए कि यहाँ पे ये जो कैल्साइट है ना, उसी कैल्साइट को एक स्पेसिफिक ग्लू के साथ ज्वाइन किया गया है। So thus the one ray which obey the ordinary law of refraction as a vibrations perpendicular to the plane of incidence, that's a just dot dot, it's called as a O ray, it means ordinary ray. The other ray which does not obey the law of refraction, वो obey नहीं कर रहा, इसलिए तो उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहा जाता है। एज सिंपल एज दैट, कोई ज़्यादा आपको उसमें टेंशन नहीं लेना है और सिंपल तरीके से आप बता सकते हैं। दोनों ही रिफ्रैक्शन हुए, both the refracted rays are plane polarized in mutually perpendicular directions. To illustrate the phenomena of double refraction, make an ink dot on a white paper and look it through a calcite crystal. Okay, अब calcite crystal जो है वो इजिली शायद आपको अवेलेबल मिल जाए तो अलग बात है, पर यहाँ पे जस्ट एक आइडिया दिया गया कि जब आप एक इंक डॉट को उसी कैल्साइट के थ्रू देखने का ट्राई करेंगे तो वहाँ पे आपको ये दोनों टाइप के रिफ्रैक्शंस जो है वो देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये जो उसका थोड़ा सा हल्का सा ऑब्जर्वेशन है वो यहाँ पे काम करेगा। तो यहाँ पे दिया गया है, इट इज अ पर्टिकुलर डायरेक्शन द क्रिस्टल अलोंग विथ which both the O and E rays have a equal value of a refractive index of the crystal and travel with the same velocity, hence there is no double refraction in the directions। मतलब यहाँ पे ऐसा सिंपल समझाया। ऑप्टिक एक्सिस मतलब क्या, क्योंकि जहाँ से, ध्यान से सुनिएगा, जहाँ से जो रे इंसिडेंट किया और उसके रिफ्रैक्शन होने के साथ जैसे वो आगे बढ़ता है तो जहाँ से उसको ऑब्जर्व किया जाता है उस ऑब्जर्वेशन पॉइंट को यहाँ पे ऑप्टिक एक्सिस ऐसा कहा जा सकता है। ओके, तो ये शायद वर्ड्स जो है वो थोड़ा ज़्यादा फिजिक्स की टर्मिनोलॉजी वाले लगे तो उसको थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, ताकि यहाँ पे कोई ज़्यादा इनपुट्स जो है वो नहीं देने हैं। ओ रे और ई रे क्या है उसी का सिर्फ यहाँ पे आइडिया देना है। आफ्टर दैट इट्स गिवन जस्ट इम्पॉर्टेंट यूजेस ऑफ पोलराइड्स। तो ये हमने कहा था, जैसे आप 3D मूवी देखने जाते हो तो जो ग्लासेस होते हैं, 3D glasses are really polarized glasses with their directions of polarizations perpendicular to each other. LCD, वैसे तो अब तो LCD का भी ज़माना चला गया, अब तो LED का ज़माना है और अब तो LED भी कम होते हैं, वहाँ पे नैनो LED या तो माइक्रो LED का टाइम है वो आ चुका है। ओके, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जिसको हम कहते हैं, तो वहाँ पे भी ये थोड़ा बहुत जो है वो यूज़ होता है। तो ये इस चैप्टर का एक्स्ट्रा पोर्शन था जिसका हमने डिस्कशन किया। ओके, इसके अलावा अगर किसी के ध्यान में कुछ आता है कि हमें ये पढ़ना है तो आप मुझे मैसेज करिएगा, तो आगे वाले लेक्चर्स में उसका कवर अप धीरे धीरे स्टार्ट करते जाएंगे। अब जो नेक्स्ट लेक्चर हो उससे पहले आई इंसिस्ट कि आप अपने चैप्टर 1 के, चैप्टर 2 के, चैप्टर 3 के अगर कोई डाउट्स हो तो बताते जाइएगा, तो रिविजन्स के अंदर हम उसी डाउट्स का डिस्कशंस भी करते जाए और चैप्टर का रिवीजन भी करते जाए। ओके, अगर बीच में भी कुछ ऐसा है जो आपको नहीं समझ में आता है तो आप मुझे मैसेज करते रहिएगा, सर तो उसको हम यहाँ पे कवर अप करते जाएंगे। सर ओके।